हो गया स्टार्ट प्रोग्राम। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस महापुरुष व्याख्यान श्रृंखला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुरहानपुर के पेज से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। विद्यार्थी परिषद द्वारा ये जिस प्रकार से एक महापुरुषों के जीवन चरित्र को युवा आज जाने, इस संबंध में एक व्यापक अभियान लेकर के सभी फेसबुक पेजेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, पूरे मध्य भारत में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक ये अभियान है, जिसमें मैं आप सभी के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्याम टेलर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो मैं सीधे विषय पर आकर के चर्चा करता हूँ। जब भी हम किसी महापुरुष के जीवन चरित्र की बात करते हैं, जब भी हम किसी महापुरुष के जीवन चरित्र की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में आता है हम लोगों को कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। और जब भी हम शुरुआत की बात करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि ये भारतवर्ष विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से है। कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व का युवा देश है, पर मैं कहता हूँ मित्रों कि ये एक अधूरा सत्य है। भारत विश्व का युवा देश तो है, वी आर यंगेस्ट नेशन, बट वी आर नॉट ओनली यंगेस्ट नेशन, बट वी आर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हम विश्व के युवा देश तो हैं ही, पर किंतु हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यता हैं। हम बात करेंगे रोम की, हम बात करेंगे मिस्र की, हम बात करेंगे ग्रीक की। आज जो विश्व की इतनी संस्कृतियां थी वो आज कहाँ गई, ये जानने की आवश्यकता है। तो ये कहने में जरूर आता है कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीक कहाँ, यूनान कहाँ, और घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहाँ, और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, और छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए, ऐसे भारत को भारत बनाए रखने के लिए हमारे कई महापुरुषों ने, हमारे कई वीर योद्धाओं ने, हमारे कई ऐसे मानवों ने अपने जीवन का, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। तब भारत की संस्कृति आज सुरक्षित रूप में आज इस पूरे विश्व के अंदर विद्यमान है। अल्लामा इकबाल की वो पंक्तियाँ, यूनान में से रोम सब मिट गए जहाँ से। तो भारत आज भी पूरे विश्व को नेतृत्व देने के लिए आज आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर के आज भारत किस प्रकार से आगे बढ़ा, उसमें ऐसे कई महापुरुषों का योगदान है। उनमें से ही एक महापुरुष जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज उनके बारे, जीवन चरित्र की, उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिनका नाम लेते ही रक्त शिराओं में स्फूर्ति, ऊर्जा और शक्ति का संचार हो जाता है। बड़े सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके नाम में ही शिव है। शिव यानी कल्याण। शिव की जो शंग धातु है, शिव शब्द की जो शंग धातु है, उसका अर्थ है कल्याण। जिस नाम में ही कल्याण छुपा हुआ है, ऐसे हमारे शिव, जिनका नाम कल्याण से शुरू होता है। शिवाजी यानी शौर्य, शिवाजी यानी वीरता, शिवाजी यानी सुशासन, शिवाजी यानी चरित्र, शिवाजी यानी भगवा, शिवाजी यानी स्वराज्य। शिवाजी के नाम से ही एक अद्भुत उत्साह जीवन के अंदर आ जाता है। तो मुझे ध्यान में आती है वो बात, जब हम सभी जानते हैं हमारे प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानंद जी, हम सभी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में एक किस्सा है। स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य हुए, उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा एक बार शाम के समय उनके शिष्य की उनसे भेंट हुई। तो स्वामी विवेकानंद जी गीत की पंक्तियां गुनगुना रहे थे। उस गीत की पंक्तियों के संबंध में उनके शिष्य ने लिखा, स्वामी जी की जो गीत की पंक्तियां थी, कविता की पंक्तियां थी, वो सुनकर के आपके मन में एक उत्साह की, उमंग की संचार हो जाएगा। स्वामी जी गुनगुना रहे थे, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और तेज तम अंश पर, कान्ह जीमी कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है।
इन पंक्तियों का अर्थ मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको इस पंक्तियों के अर्थ के बाद में आपको शिवाजी महाराज की महिमा पता चलेगी, जो स्वामी विवेकानंद जी गुनगुनाया करते थे। जब उन्होंने कहा, दावा द्रुमदंड पर, दावा यानी अनल, अग्नि जब किसी वन के अंदर फैलती है तो एक क्षण के अंदर पूरे वन के अंदर फैल जाती है, ऐसी गति शिवाजी महाराज की थी। चीता मृगझुंड पर, जब चीता हिरणों के झुंड पर हमला करता है, हिरणों के झुंड के ऊपर हमला करते हुए जब मृगों की, हिरणों के मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, शिवाजी के महाराज के हमले की गति इस प्रकार की हुआ करती थी। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, जब मृगराज वन का राजा सिंह की शक्ति के समान, चीते की गति के समान जब कोई आक्रमण होता है तो आक्रमण मृगों के झुंड में जिस प्रकार का भय का वातावरण बना देते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में कहा गया कि ऐसा भय शत्रुओं के मन में शिवाजी महाराज का व्याप्त है। और तेजतम अंश पर, तेजतम यानी घोर अंधकार, घोर तिमिर, जब अंधकार, घोर अंधकार को एक सूर्य की पहली किरण जिस प्रकार से पूरे घोर अंधकार को चीर के रख देती है, उसी प्रकार शिवाजी का जन्म होता है और घने अंधकार को चीरने का काम शिवाजी महाराज करते हैं। और कान्हा जीमी कंस पर, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कंस के कई अकासुर, बकासुर, पूतना, कई प्रकार के आक्रमण कंस द्वारा करवाए गए, उसके बाद भी कृष्ण जी ने कंस का वध किया, तो कान्हा जी में कंस पर और त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। और जो मलेच्छ वंश, जिन मलेच्छ दूषित और कपटी मलेच्छ जिनके द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, ऐसे कपटी मलेच्छों का विनाश करने के लिए भारतवर्ष में जिस सिंह शावक का जन्म होता है, ऐसे शेर को हम शिवराज कहते हैं। तो शिवाजी महाराज की ऐसी व्याख्या उस गीत के माध्यम से, उस गीत में जिसमें स्वामी विवेकानंद जी जिस गीत को गुनगुनाते थे, तो बड़े ही हर्ष का विषय हम लोगों के सामने आता है। एक और पंक्ति यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई। यदुनाथ सरकार हमारे देश के एक इतिहासकार हुए। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपने इतिहास की पुस्तकों में लिखा, क्योंकि शिवाजी महाराज को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो शिवाजी महाराज की परिस्थितियों को हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज ने किस परिस्थितियों में जन्म लिया, जैसा कि कविता में कहा गया कि तेज तमंस पर, एक घोर तिमिस, घोर अंधकार सारे विश्व के अंदर फैला हुआ था, तो वो हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार का घोर अंधकार फैला हुआ है, उस घोर अंधकार को जानने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। यदुनाथ सरकार ने कहा कि जब अक्षय वट वृक्ष, जिसका हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत के ग्रंथों में एक बड़ा वर्णन हम लोगों को मिलता है, ऐसा अक्षय वट वृक्ष जो कि प्रयागराज में स्थित था, उसका ध्वंस करने के लिए जब जहांगीर पहुंचते हैं, अक्षय वट वृक्ष की ये महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है कि जब प्रलय हुआ और प्रलय के बाद में और प्रलय के पहले, एक अक्षय वट वृक्ष ऐसा वृक्ष था जो प्रलय के पहले भी था और प्रलय के बाद में भी था। तो अक्षय वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर बैठ के स्वयं भगवान ने भी पूरा प्रलय का दृश्य देखा था। तो ऐसे अक्षय वट वृक्ष की महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई। ऐसे अक्षय वट वृक्ष को काटने के लिए जब जहांगीर अभिमान से भर करके पहुंचता है और कहते हैं कि कभी भी किसी पेड़ की, वृक्ष की जड़ को खत्म करना हो तो उसके जड़ों में शीशा डाल देना चाहिए। तो ऐसा शीशा डालने का प्रयास अक्षय वट वृक्ष की जड़ों में किया गया। गरम गरम खोलता हुआ शीशा अक्षय वट वृक्ष की जड़ों में डाला गया, किंतु 1 वर्ष भी नहीं हुआ और अक्षय वट वृक्ष सारे शीशे की जड़ों को, सारी परतों को तोड़ते हुए सिंह के समान वापस से उगता है। ऐसे ही शिवाजी महाराज की व्याख्या की गई है। ऐसे ही सह्याद्री के गर्भ से शाहजी राजे और जीजा माई के घर पे ऐसे सिंह शावक का जन्म होता है, जिनके जन्म के बाद में हमारी गीता में कहा गया है, यथा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तब्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस आत्मा, ऐसी महान आत्माओं का सृजन स्वयं ईश्वर के द्वारा किया जाता है। स्वयं ईश्वर ऐसी आत्माओं का सृजन करता है जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब इस पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता है, तब तब इस देश के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। तो
शिवाजी महाराज के संबंध में हम जब जानने की कोशिश करते हैं, शिवाजी महाराज बचपन से ही आप लोगों ने उनकी आदिल शाही हुकूमत के सामने जिस प्रकार से एक आदिल शाह के सामने उन्होंने सलाम करने से मना कर दिया था, एक बहुत अद्भुत शौर्य की घटना शिवाजी महाराज की जो कि सामने आती है। ऐसा साहस एक 13 वर्ष के बच्चे के अंदर, ऐसा साहस अगर शिवाजी महाराज चाहते तो शिवाजी महाराज एक सरदार के पुत्र थे। शाहजी महाराज जो शिवाजी के पिताजी थे वो आदिल शाही हुकूमत के यहाँ पर काम करते थे, तो चाहते तो शिवाजी महाराज अपना जीवन सुखमय तरीके से जी सकते थे, आनंद से अपना जीवन बिता सकते थे, पर स्वराज की उत्कंठा जो शिवाजी महाराज के मन में बचपन से थी वो शिवाजी महाराज को महान बनाती है। हमें तत्कालीन परिदृश्य को समझने के लिए, हमें तत्कालीन परिस्थितियों को जानने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। सन 1001 में सबसे पहले मोहम्मद गजनी का हमारे देश पे आक्रमण होता है, सोमनाथ मंदिर को लूटने घटना हम सभी लोगों ने सुनी है। इसके बाद में 1193 में मोहम्मद गोरी, 1193 का वर्ष मित्रों हम सभी को याद रखने का वर्ष है, ये लिख लीजिए वर्ष 1193, क्योंकि 1193 के अंदर हमारे भारतीय राजा अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हारे थे और वो हमारे भारतवर्ष के पराभव के 100 वर्ष रहे। 1193 से लेकर के 1293 तक, 1293 में जब अलाउद्दीन खिलजी हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, इसके बाद में केवल 1336 से लेकर 1564 तक केवल और केवल विजयनगर साम्राज्य एक भारत का ऐसा बचा था जहां जिसकी पताका भगवा थी। किंतु ऐसे दास्यांधकार में पूरा देश डूब चुका है। इधर देखें दिल्ली में जब शिवाजी का जन्म हुआ, तब हम अगर देखें तो दिल्ली में जहां पनाह बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि पूरा जहां उनकी पनाह में है, एक तरफ देखें दक्षिण में आदिल शाही, तो इधर देखें भाग्यनगर वर्तमान में हम हैदराबाद कहते हैं, हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर है। भाग्यनगर में कुतुब शाही, इधर आदिल शाही और दिल्ली में जहांपना। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब पूरा देश, पूरा भारतवर्ष दास्यांधकार में डूबा हुआ है, ऐसे में एक वीर का जन्म होता है जिसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। तो शिवाजी महाराज की जब हम चर्चा करते हैं तो बचपन से शिवाजी महाराज में अद्भुत शौर्य, अद्भुत बुद्धि क्षमता थी। बचपन से ही जब कई लोग हंसी उड़ाया करते थे, शिवाजी महाराज बचपन से अपने पास के क्षेत्र मावल क्षेत्र में खेलने जाते थे। मावल क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र था। कहते हैं दलित वंचित संगठन क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण शिवाजी महाराज से हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दलितों से, वंचितों से, आदिवासियों के साथ मिलकर के, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ मिलकर के उन्होंने ऐसे भी कई किले जीते जिन जातियों को समय अस्पर्श माना जाता था। ऐसी अस्पर्श जातियों को भी गले लगा करके शिवाजी महाराज ने कई किले जीतने का काम किया। तो अंतिम व्यक्ति, पंक्ति के व्यक्ति तक भी शिवाजी महाराज का पहुंच था। शिवाजी महाराज के ऊपर अत्यंत विश्वास उस समय के लोग करते थे। तो 13 वर्ष की उम्र का एक उदाहरण आपको बताता हूं। एक बालक के अंदर किस प्रकार की शक्ति, कैसा भाव, कैसा समर्पण एक बालक के मन में है, वो आप सभी लोग जानिए। जब शिवाजी महाराज 13 वर्ष की उम्र में मावल क्षेत्र में जाते हैं, दादाजी कोंडदेव को एक दिन बुलाते हैं कि दादाजी आज आप हमारे साथ आइए, मुझे आपसे काम है। दादाजी कोंडदेव कहते हैं कि शिवा क्या बात है, तुम मुझे क्यों जिद करके ले जा रहे हो। जब जाते हैं तो शिव जी की एक मूर्ति, भगवान शंकर की, महादेव की एक मूर्ति होती है। शिवाजी महाराज अपना हाथ काटते हैं और हाथ से रक्त अभिषेक एक 13 वर्ष का बालक कर रहा है। आप कल्पना करके देखिए, रक्त अभिषेक शिवाजी महाराज उस शिव प्रतिमा का करते हैं और कहते हैं कि आज स्वराज की शपथ का दिवस है। स्वराज शपथ दिवस, उस दिन का नाम देते हैं शिवाजी महाराज और स्वराज की शपथ दिलवाते हैं मावल क्षेत्र के लोगों को। ये मावल वही क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले तानाजी मूवी देखी होगी। तानाजी में एक लाइन आती है, हम मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। ये मर्द मावड़े जो है ना, ये मावल क्षेत्र के लोगों को ही मर्द मावड़े कहा गया है, जिनके साथ बचपन से शिवाजी महाराज पले बड़े। हमने तानाजी की जो फिल्म देखी है उसमें हम लोगों ने देखा है किस प्रकार का समर्पण तानाजी के मन में शिवाजी महाराज के लिए था। पुत्र रायबा की शादी होने के बावजूद, एकमात्र तानाजी का पुत्र था, उसकी शादी की तारीख निकलने के बावजूद स्वराज के लिए, शिवाजी महाराज के लिए, भगवे के लिए जिस प्रकार का समर्पण तानाजी का देखने को मिलता है, ऐसे कई उदाहरण शिवाजी महाराज के जीवन में मिलते हैं, जिसमें शिवाजी महाराज की अद्भुत संगठन क्षमता का भी हम लोगों को परिचय मिलता है कि शिवाजी महाराज ने किस प्रकार का अद्भुत संगठन किया।
शिवाजी महाराज के एक और साथी बाजी प्रभु देशपांडे का जब हम जानते हैं, पनहलगढ़ किले में जब शिवाजी महाराज को कैद कर लिया जाता है, तो पनहलगढ़ किले से जब शिवाजी महाराज भागते हैं तो पूरी सेना का सामना एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर के बाजी प्रभु देशपांडे करते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे भी इसी मावल क्षेत्र के रहने वाले थे जिसमें बचपन से खेल के शिवाजी महाराज बड़े हुए थे। तो मावल क्षेत्र के लोगों का, आदिवासी लोगों का शिवाजी महाराज को बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी महाराज को वचन दिया था कि जब तक आप किले तक नहीं पहुंचेंगे और तोप का इशारा मुझे नहीं करेंगे, तोप जला करके आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मैं युद्ध करूंगा। और बाजी प्रभु देशपांडे की वीरता की शौर्य गाथा कुछ ऐसी है मित्रों कि बाजी प्रभु देशपांडे के रक्त का कण कण बह गया। दोनों हाथों से युद्ध करता हुआ बाजी प्रभु देशपांडे, और जब आवाज़ आई तब अंतिम सांसें ली। ऐसा संकल्प मन में था कि जब तक शिवाजी किले तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। कई घावों से पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया है, किंतु स्वराज के प्रति समर्पण का जो भाव था, जब स्वराज के प्रति इस प्रकार का समर्पण का भाव हो जाता है मित्रों, तो साक्षात भवानी भी उसका सहयोग करने के लिए उतर जाती है। ऐसे ही शिवाजी महाराज के साथ साक्षात भवानी सहयोग करने के लिए उतर आई थी। मित्रों, जब भी किसी महापुरुष का जन्म होता है तो वो एक साधारण अस्थि मज्जा से संचयित शरीर क्यों महापुरुष हो जाता है, ये सब हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। एक साधारण सा अस्थि मज्जा से संचयित एक शरीर क्यों महापुरुष बनता है? महापुरुष उस व्यक्ति को बनाता है उसका पवित्र ध्येय, उसका महान चरित्र। शिवाजी महाराज का जिस प्रकार का महान चरित्र था, उसने शिवाजी महाराज को महान बनाया। शिवाजी महाराज का जो पवित्र ध्येय था, शिवाजी महाराज को उसने महान बनाया। शिवाजी महाराज का एक पवित्र जो ध्येय होने के साथ साथ एक समर्पण का जो भाव था, उसने शिवाजी महाराज को महान बनाया। 14 वर्ष की उम्र की एक घटना शिवाजी महाराज की मैं आप लोगों को बताता हूँ। 14 वर्ष की उम्र में उनके ही एक जागीरी के सरदार के ऊपर बलात्कार का एक आरोप सिद्ध हो जाता है। 14 वर्ष की उम्र की बात बता रहा हूँ मैं। 14 वर्ष की उम्र में जब शिवाजी महाराज के पास में न्याय के लिए वो आते हैं, तो शिवाजी महाराज के मन के नारी प्रति सम्मान का जो भाव है वो आप देखिए। शिवाजी महाराज तब कहते हैं कि इसके हाथ और पैर दोनों काट दिए जाएं। ऐसा नारी के प्रति सम्मान। एक और घटना आपको बताता हूं मैं। शिवाजी महाराज की नारी के प्रति सम्मान का जो एक उदात्त भाव है, वो शिवाजी महाराज का इस घटना के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। उस समय कल्याण एक बड़ा राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। कल्याण एक बीजापुरी सल्तनत का बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो कल्याण का एक खजाना, आबाजी सोनदेव शिवाजी के एक विश्वस्त सिपाही थे, आबाजी सोनदेव को जब ये घटना की पता चलती है कि एक बहुत बड़ा खजाना कल्याण से होकर के बीजापुरी सल्तनत के लिए जा रहा है, तो आबाजी सोनदेव उसको लूटने की योजना बनाते हैं। आबाजी सोनदेव द्वारा जब उस खजाने को लूटा जाता है, तो वहाँ के सूबेदार, कल्याण के सूबेदार की बहू गोहर बानो, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती थी, ऐसी गोहर बानो भी उस खजाने के साथ उनको प्राप्त होती है। एक क्षण के लिए आबाजी सोनदेव के मन में यह भाव आता है कि जिस प्रकार से मुगलियाई सल्तनत के लोग हमारी हिंदू बेटियों को दासियां बना करके रखने का काम करते हैं, तो क्यों ना इस गोहर बानो को, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में है, तो ये इसको भी शिवाजी के दरबार में दासी होना चाहिए। इस प्रकार का भाव लेकर के आबाजी सोनदेव उस गोहर बानो को लेकर के और खजाने को लेकर के शिवाजी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। अब आगे की घटना आपको शिवाजी महाराज के मन का उदात्त ऐसा विराट व्यक्तित्व दिखाएगा, जिस विराट व्यक्तित्व के कारण शिवाजी महाराज का उनके दुश्मन भी सम्मान करते थे। जब ये लेकर के पहुंचते हैं, आबाजी सोनदेव उनके विश्वसनीय सिपाही, आबाजी सोनदेव जब लेकर के पहुंचते हैं, तो शिवाजी महाराज गुस्से से क्रोधित होकर के खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल क्रोधित होकर के आबाजी सोनदेव के कहते हैं कि आपने आखिर ऐसा सोचा तो सोचा कैसे? क्या मुगलों में और हम लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया? आबाजी, आप पूरे सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ उनकी बहू को उनके घर तक छोड़ करके आइए, ऐसा आदेश शिवाजी महाराज देते हैं। और शिवाजी महाराज जब गोहर बानो वहाँ से जाने लगती है, तो गोहर बानो धन्यवाद देने के लिए शिवाजी महाराज को उस पालकी से उतरती है। और जब गोहर बानो उतरती है, तो उसकी सुंदरता को देखकर शिवाजी महाराज क्या कहते हैं? शिवाजी महाराज कहते हैं कि हे माँ, यदि मेरी माँ जीजा माई भी आपके जितनी सुंदर होती, तो मैं भी आज एक सुंदर होता। एक स्त्री के प्रति इतना सम्मान का भाव, ऐसा महान चरित्र शिवाजी को महान बनाता है। शिवाजी की सहनशीलता की एक घटना मुझे ध्यान में आती है। शिवाजी एक बार घने जंगल में शिकार के लिए निकले होते हैं और
जब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो एक पत्थर आकर के शिवाजी को लगता है, तो एकदम से सैनिक क्रोधित हो जाते हैं, पूरा शिवाजी भी क्रोधित होते हैं कि आखिर पत्थर आया कहाँ से। जैसे ही सैनिक ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी एक पेड़ के पीछे से एक वृद्ध महिला सामने आती है। वृद्ध महिला कहती है कि महाराज क्षमा करें, मैं पेड़ में चढ़ने पर सक्षम नहीं थी, तो मैं पत्थर मार करके फलों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। शिवाजी महाराज के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जब ये साधारण सा पेड़ पत्थर खा करके भी लोगों को मीठे फल दे सकता है, तो मैं तो छत्रपति महाराज हूँ, तो मैं क्यों इस वृद्ध के ऊपर क्रोधित हूँ। शिवाजी महाराज उनको स्वर्ण मुद्रा देते हैं, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करवाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। शिवाजी महाराज की ध्येयनिष्ठता शिवाजी महाराज को महान बनाती है। जब हम लोग बात करते हैं शिवाजी महाराज की ध्येयनिष्ठता की, जब मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी महाराज पर आक्रमण करते हैं, तो मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज एक पत्र लिखते हैं और एक कहते हैं कि हे मिर्जा राजा जयसिंह, तुम तो भारत माता के ही पुत्र हो, तुम मुझसे लड़कर के मुगलों का साथ क्यों दे रहे हो। ऐसा भाव, ऐसा भ्रातृत्व का भाव उनका देश के नागरिकों के प्रति था। बुंदेल के राजा छत्रसाल जब शिवाजी महाराज की शरण में आते हैं, बुंदेल के राजा छत्रसाल वहाँ के मुगलई अत्याचारों से मन उनका विचलित हो जाता है और वो आते हैं सीधे शिवाजी महाराज के पास। शिवाजी महाराज के पास आकर के वो कहते हैं कि महाराज मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो छत्रसाल को अपना सरदार बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता, पर शिवाजी की साम्राज्यवादी नीति नहीं थी। शिवाजी महाराज का एकमात्र ध्येय स्वराज था। शिवाजी महाराज छत्रसाल को कहते हैं कि आप वीर नहीं महावीर हैं, आपको जाकर के बुंदेलखंड में मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहिए। स्वराज की स्थापना का दायित्व मेरा भी है और स्वराज की स्थापना का दायित्व उतना ही आपका भी है। हम सभी का दायित्व तो स्वराज की स्थापना है, तो स्वराज की स्थापना के लिए इस प्रकार का संघर्ष शिवाजी महाराज करते हैं। शिवाजी महाराज की एक घटना, शिवाजी महाराज को हम कहें, अगर शिवाजी महाराज का पूर्ण रूप से व्यक्तित्व किसी महापुरुषों को मिला करके कहें तो एक तरफ हम महाराणा प्रताप को रख लें और एक तरफ चाणक्य को रख लें, और यदि दोनों को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व तैयार होता है। और शिवाजी महाराज की एक घटना, अफजल खां, सब लोगों ने सुना है, आदिल शाह का एक विश्वस्त सिपाही जो कि 7-8 फुट का हुआ करता था, बड़ा ही बलिष्ठ। शिवाजी महाराज की गुप्तचरी व्यवस्था शुरू से ही बहुत सुदृढ़ थी। शिवाजी महाराज ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से ऐसा वातावरण, ऐसी योजना बनाई कि अब अफजल खां तक ये संदेश पहुंचा दिया कि अब शिवाजी तो डर गया है। शिवाजी गमीनी कावा गोरिल्ला युद्ध वार के बहुत सशक्त योद्धा थे। तो अब शिवाजी महाराज उस तक ऐसा संदेश पहुंचाते हैं कि शिवाजी तो आपसे डर चुका है, आप जैसे ही शिवाजी से मिलेंगे शिवाजी आपके चरणों में आ जाएगा और आपको पूरा राज्य अपना सौंप देगा और आपसे संधि कर लेगा। तो अफजल खां उनकी बातों में, ऐसी अफवाहों में आ जाता है और यह तय होता है कि 10 लोग अफजल खां के, 10 लोग शिवाजी महाराज के, और अफजल खां शिवाजी महाराज को मारने की कुटिल योजना बनाता है। पर किंतु शिवाजी महाराज भी बुद्धिमत्ता के मामले में चाणक्य थे। शिवाजी महाराज एक लोहे का कवच पहन करके वहाँ जाते हैं और उनका द्वारा एक हथियार बगनखा साथ में रखा जाता है। जब अफजल खां मित्रता के माध्यम से, धोखे से जब शिवाजी महाराज को गले लगा करके कटार मारने का प्रयास करता है तो कटार तो लोहे के कवच के कारण लग नहीं पाती और बगनखे से अफजल खां का पूरा वध कर देते हैं, ऐसे शिवाजी महाराज। और उसके बाद में ये बुद्धिमत्ता का उदाहरण है, इसके अलावा साहस का उदाहरण, जब 10 लोग अफजल खां की ओर से आए थे और 10 लोग शिवाजी की ओर से आए थे, तो मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है कि 10 लोग जो शिवाजी महाराज की ओर से आए थे उनमें से एक भी आहत नहीं हुआ और अफजल खां के 10 के 10 विश्वस्त सिपाही मारे गए। ये शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता है। शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा ससुर, जब शिवाजी के जिस किले में जन्म हुआ उस पर कब्जा कर लेता है तो शिवाजी महाराज 501 टोकरियों में छुप करके शाइस्ता खां को उस किले से भगाते हैं और 3 उंगलियां काट देते हैं। शिवाजी 3 उंगलियां काट करके शाइस्ता को जान बचा करके भागना पड़ता है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है शिवाजी। जब हम शिवाजी महाराज की चर्चा करेंगे तो एक अद्भुत उत्साह भी हम लोगों के मन में आएगा। एक अद्भुत, हम शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जल सेना की स्थापना जो इस देश के अंदर किसी ने की तो वो थे शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में हम जितना चर्चा करें उतना कम है। समय की भी बंधन हम लोगों के सामने है, फिर भी मैं बहुत कम शब्दों में कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कि शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से अब मैं बताना चाहूँगा कि आज के युवा को क्या आवश्यकता है सीखने की। आज के युवा को शिवाजी महाराज के चरित्र से क्या सीखने की आवश्यकता है। शिवाजी के ऊपर तो हम जितना कहेंगे, जिस प्रकार से शिव अनंत, शिव कथा अनंता, वैसे शिवाजी महाराज का भी बहुआयामी व्यक्तित्व है। पर शिवाजी महाराज से आज हमको सीखने की आवश्यकता है पवित्र ध्येय। शिवाजी महाराज एक साधारण पुरुष से महापुरुष क्यों बने, उसके लिए उनका था पवित्र ध्येय। शिवाजी महाराज ने ना वंश देखी ना जाति देखी, सर्व समाज को साथ लेकर के स्वराज की स्थापना करने के लिए जो भाव उनके अंदर था, पवित्र ध्येय। जब पवित्र ध्येय व्यक्ति का होता है, जब महान चरित्र व्यक्ति का होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि साक्षात भवानी भी उसके सहयोग के लिए खड़ी हो जाती है। मुझे बताइए मित्रों, आदिल शाह ने 13 वर्ष की उम्र में जब एक बालक उनको सलाम करने से ठुकरा देता है, तो कौन सी शक्ति थी जो उनका रक्षण करती है। जब आगरा में औरंगजेब उनको बंदी बना लेता है, तो कौन सी शक्ति है जो शिवाजी महाराज का रक्षण करती थी। जब मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पुरंदर की संधि में 23 किले हार जाते हैं और 3 साल के अंदर 360 किले जीतते हैं, तो कौन सी शक्ति शिवाजी महाराज के साथ खड़ी थी। वो थी सत्य की शक्ति, वो थी धर्म की शक्ति। तो जब जब हमारे पक्ष में धर्म होगा, जब जब हमारे पक्ष में सत्य होगा, तो जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने, मैं कहना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज केवल और केवल एक व्यक्ति नहीं है, केवल और केवल एक महापुरुष हमारे लिए नहीं। शिवाजी महाराज एक विचार हैं जो आज हम सभी के रक्त में जीते हैं, हमारे सभी के मनों में जीते हैं। हम सभी के मन में, हम सभी राष्ट्रवादियों के मन में एक जो उत्साह का भाव शिवाजी महाराज का नाम लेने से आता है, वो शिवाजी महाराज इसलिए बने क्योंकि उनका महान चरित्र, महान ध्येय था। ऐसे महान चरित्र, महान ध्येय वाले शिवाजी महाराज, क्योंकि औरंगजेब ने यही सोचा था। औरंगजेब, शिवाजी महाराज की जो मृत्यु 51 साल की उम्र में हो जाती है, पर औरंगजेब को ये लगता है कि अब तो शिवाजी चले गए हैं, अब मैं इनकी सल्तनत को, इनके पूरा साम्राज्य को ख़त्म कर सकता हूँ। लगातार 25 वर्षों तक, औरंगजेब की मृत्यु तक, अंतिम सांस तक औरंगजेब आक्रमण करता है और वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि शिवाजी तो कोई व्यक्ति थे ही नहीं। शिवाजी ने तो अपने आप को एक ध्येय बना दिया था। एक एक मराठा के, एक एक हिंदू वीर के अंदर हृदय में शिवाजी जिंदा थे। तो शिवाजी को कोई कैसे मार सकता था। और उसी औरंगजेब जिसने शिवाजी के विरुद्ध इतने षड्यंत्र करे, शिवाजी को हराने का इतना प्रयास किया, उस औरंगजेब के नाम पर आज देश की कोई सरकार, जब उसके नाम पे जब रोड होते हैं हमारे देश की राजधानी के अंदर, उस रोड के नाम बदलने का जब प्रयास करती है, तो कई पार्टियां विरोध करती है। मित्रों, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि शिवाजी के पक्ष के कौन लोग हैं और औरंगजेब के पक्ष के कौन लोग हैं। वो कहते हैं ना, अपने वतन पर रही गुलामी सदियों तक है गैरों की, पर कुछ चेहरों पे धूल जमी है अब तक उनके पैरों की। तो हम उन पैरों को हम लोगों को पहचानने की, उन चेहरों को हम लोगों को पहचानने की आवश्यकता है जिन पे अंग्रेजों के और मुगलों के चेहरे, पैरों की धूल जमी है उनके चेहरों पे। ऐसे चेहरों को आज पहचानने की हम लोगों को आवश्यकता है मित्रों। और बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि आज देश की जीजा माताओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि शिवाजी उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व जीजा माता का भी है। जीजा माता को भी आज जागना होगा, देश की मातृशक्ति को भी जागना होगा। यदि मातृशक्ति चाहेगी तो घर घर से शिवाजी निकलेंगे। और कुछ चीज़ें हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी, और मेरा तो ऐसा मानना है कुछ चीज़ें छूट जानी चाहिए, क्योंकि जब कुछ चीज़ें छूटती हैं तो हम आगे भी उन विषयों पर चर्चा कर पाएंगे। और शिवाजी जैसा विराट व्यक्तित्व, शिवाजी जैसा विराट चरित्र, शिवाजी जैसा विराट मनुष्य बहुत सदियों में जन्म लेता है। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर ने स्वयं कहा है कि वो स्वयं आते हैं। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में हम जितनी चर्चा करेंगे उतना कम है। केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज इस देश के प्रत्येक युवा को शिवाजी महाराज को पढ़ना चाहिए, शिवाजी महाराज के चरित्र से सीखना चाहिए, शिवाजी महाराज से सीखना चाहिए। और मैं अंत में बुरहानपुर ज़िले के समस्त विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं, जुड़े हुए पर समस्त लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे समस्त प्रबुद्धजन, समस्त मातृशक्ति का नमन करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। जय भवानी, जय शिवाजी और भारत माता की जय।